नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 24 सितंबर को आपका डीडीए जैसे का एग्ज़ाम था, जो कि सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम है जो कि आपका समाप्त हो गया था। तो सभी शिफ्टों में आपके जीके जिसके क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। जैसा कल से आपका एसओ का एग्ज़ाम है तो उसके लिए थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न का संख्या थोड़ा सा कम है लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट्स इतना शामिल कर दिए हैं कि आपको एसओ का जो एग्ज़ाम होगा कल से उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा ही होगा, ठीक है। बाकी का और भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है 21 से लेकर आपका 22 सितंबर तक का, 20 से लेकर 22 तक का, वो भी आप देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ही, ठीक है। तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न आपका पूछा गया है या देखा गया है वो आपका कि बारदोली जो सत्याग्रह है उसका जो नेतृत्व है आपका किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह की बात करेंगे, इसका जो नेतृत्व है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। ये जो सत्याग्रह है, ये जो सत्याग्रह है वो दोस्तों आपका 1928 ईस्वी में किया गया था, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या था, एक आपका कृषि आंदोलन था, ठीक है, किसानों के लिए किया गया एक आपका क्या था, सत्याग्रह था, ठीक है। इसके अलावा बता दें सत्याग्रह आपका बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था, सरदार जो उपाधि आपका देख रहे हैं, ठीक है। पहले सिर्फ इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, लेकिन सरदार की जो उपाधि यहाँ की बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने ही इनको दी थी, ठीक है। बाद में गांधी जी ने इनको बताया था कि वहाँ की जो महिला हैं आपको सरदार की उपाधि है जो कि दी है, ठीक है। तो ये आपका सरदार की उपाधि की कहानी थी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं एक स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो इसका जो हुआ था, कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। आपको मालूम होगा 1905 में दोस्तों आपका एक बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। 1905 में दोस्तों आपका बंगाल विभाजन हुआ था, उसके उपरांत आपका ये स्वदेशी आंदोलन जो कि उभरा था। इसके अलावा गदर आंदोलन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1913 में हुआ था। किसने किया था, तो लाला हरदयाल जी के नेतृत्व में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1917 में हुआ था, जैसा कि आपको मालूम होगा। चंपारण जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों आपका बिहार में स्थित है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये दोस्तों आपके महात्मा गांधी जी इसके क्या थे, नेतृत्वकर्ता थे, ठीक है। महात्मा गांधी जी का क्या था, आपका पहला सत्याग्रह था, ठीक है। क्या था, तो पहला सत्याग्रह था। ये भी जो आपके सत्याग्रह है किसानों के लिए ही किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपका कृषि आंदोलन ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये भी फ्रेंड्स आपका 1917 में हुआ था। इसके अलावा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका 1918 में हुआ था। रोलेट एक्ट सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका फरवरी 1919 में हुआ था, ठीक है। ये सभी जो सत्याग्रह हुआ था इन सभी का जो नेतृत्व करता था वो दोस्तों आपका सेमी आदमी था, महात्मा गांधी जी ही, ठीक है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका 1922 में हुआ था। इसके भी नेतृत्व करता आपके महात्मा गांधी जी थे, इस बात को भी याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन था जो कि दोस्तों आपका 1920 में तो शुरू हुआ था, लेकिन 1922 में दोस्तों आपका ये क्या होता, खत्म हो गया था, ठीक है। 1922 में खत्म क्यों हुआ था, तो आपको बता दें कि 4 फरवरी, ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान आपका 4 फरवरी 1922 को आपका एक घटना हुआ था, चौड़ी चौड़ी का घटना। चौड़ी चौरा का घटना आपको मालूम होगा, चौड़ी चौरा का घटना जो कि दोस्तों आपका चौड़ी एक जगह का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ आपके जो आंदोलन करता थे, जो आंदोलन कर रहे थे, वो आपकी पुलिस जो स्टेशन था उसमें आग लगा दिए थे, ठीक है। ये कहना है कि पुलिस है जो कि उन पर गोली चला दिया था। तो ये जो आंदोलन करता थे उन्होंने भी क्या किया था कि पुलिस स्टेशन को जला दिया था और बहुत सारे जो पुलिसकर्मी थे वो आपके मर गए थे, ठीक है। तो उस कारण 4 फरवरी को घटना हुआ था। 12 फरवरी 1922 को आपका गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को क्या किया जाता है, वापस ले लिया जाता है। बाद में इनको 6 वर्ष का सजा भी हो जाता है गांधी जी को। इसके अलावा एक आपका जालियांवाला बाग नरसंहार की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भगत सिंह के साथ दिल्ली असेंबली में बम है जो कि किसने फेंका था। तो भगत सिंह की बात करेंगे तो भगत सिंह के साथ जो दिल्ली असेंबली में जो बम फेंका गया था दिल्ली लेजिस्लेटिव में, वो दोस्तों आपके फेंके थे बट्टू केशवर दत्त, ठीक है। बट्टू केशवर दत्त और भगत सिंह आप लोग मूवी भी देखे होंगे, मूवी में बहुत अच्छी तरह से इसको दिखाया भी गया है कि दिल्ली जो असेंबली था उसमें भगत सिंह के साथ बम किसने फेंका था, तो बट्टू केशवर दत्त उनका नाम था, ठीक है। किस दिन या किस वर्ष फेंका था, तो वह आपका समय था 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बट्टू केशवर दत्त के साथ एक प्रतिकूल विधेयक के विरोध में नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर 2 बम फेंके गए थे। इस बम का फेंकने का उनका जो साफ मकसद था लोगों को मारना नहीं था, हालांकि बहरों को सुनाना था, ठीक है। इसके अलावा भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त को इसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, ठीक है। इनके बाद इसकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन इसी बीच आपका क्या होता है, 1931 में इनको फांसी की सज़ा दी जाती है, ठीक है। 23 मार्च 1931 को इनको क्या दिया जाता है, फांसी का सज़ा दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का आपका डाउट रहता है कि इनको फांसी का जो सज़ा है आपका दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के लिए ही दिया गया था, लेकिन नहीं, ठीक है। इनको गिरफ्तार जरूर किया गया था, लेकिन इनको जो फांसी का सज़ा है वो दिया गया था आपका लाहौर का एक एसपी था जॉन सैंडर्स, ठीक है। जॉन सैंडर्स की हत्या के मामले में इनको आपका फांसी की सज़ा दिया गया था। 3 लोगों को दिया गया था, भगत सिंह को दिया गया था, राजगुरु को दिया
दिया गया था और आपका सुखदेव को दिया गया था, सुखदेव थापर को दिया गया था। ठीक है, तो इन 3 लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी का सजा दिया गया था। किसकी हत्या के लिए? सैंडर्स की हत्या के लिए, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बट किशोर दत्त को फांसी का सजा नहीं दिया गया था, बस उनको गिरफ्तार करके रखा गया था। आज़ादी के बाद इनको छोड़ भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे तो पूछा गया कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की गद्दी पर है जो कि कौन बैठा था। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के बाद की बात करेंगे तो हम लोग ने बहुत विस्तारपूर्वक इसको पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि प्लासी का जो युद्ध है वो फ्रेंड्स आपका होता है 1757 ईस्वी में। ठीक है, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें आपका प्लासी का नेतृत्व है, जो कि युद्ध होता है उसमें अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो दोस्तों आपका रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। बंगाल का जो नवाब था वो दोस्तों आपका था सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का ही सेनापति था आपका मीर जाफर। ठीक है, तो मीर जाफर ने क्या किया था? सिराजुद्दौला को आपका क्या किया था? धोखा दे दिया था। ठीक है, तो धोखा दे दिया, इसके बाद सिराजुद्दौला का आपका मृत्यु हो जाता है। इसके बाद मीर जाफर ही आपका बंगाल का है जो कि नवाब बन जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मीर जाफर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। आपको मालूम होगा प्लासी एक क्षेत्र का नाम है जो कि भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, जो कि आपका स्थित कहाँ है? तो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ये दोस्तों आपका प्लासी का युद्ध का कहानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डांडिया है जो कि किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डांडिया की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका गुजरात का क्या है? लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, डांडिया गुजरात का एक लोक नृत्य है, इसे डांडिया रास या रास के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नवरात्रि पर्व भी है, जो कि आप नवरात्रि पर्व में ये जो लोक नृत्य है आपका किया जाता है। जो लोग गुजरात से होंगे भली बात इस नृत्य को और नवरात्रि पर्व को है जो कि जानते होंगे। ठीक है, इसके अलावा डांडिया रास के अलावा आपका गरबा के अलावा टिप्पणी के अलावा जुड़ियन भवाई, ये सभी भी आपका गुजरात का ही लोक नृत्य है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा अन्य लोक नृत्य की बात करेंगे, जैसा कि हरियाणा से कौन कौन सा लोक नृत्य है जो कि आपका संबंधित है? तो फाग हो जाएगा, झूमर हो जाएगा। इसके अलावा DAF हो जाएगा, धमाल हो जाएगा, लूर हो जाएगा, गुग्गा, खोर और गागोर, ये सभी जो आपके लोक नृत्य है आपका हरियाणा राज्य से संबंधित है। राजस्थान की बात करेंगे तो गणगौर आपका राजस्थान से संबंधित है, झूलन नीला आपका राजस्थान से है, घूमर आपका राजस्थान से है, झूमा, चक्री, सुसिनी और कालबेलिया, ये सभी जो नृत्य है आपका राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र से आपका नकटा याद रखिएगा, नकटा के अलावा लावनी जो कि बहुत बार पूछा जाता है, लेजमी, कोली, गफा, ये सभी जो नृत्य है आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो काठी हो जाएगा, ढल्ली हो जाएगा, बाल हो जाएगा, कीर्तन हो जाएगा और महल हो जाएगा, ये सभी नृत्य आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके अलावा और बात करेंगे तो पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब से गिद्दा है, गिद्दा के अलावा भांगड़ा, भांगड़ा के अलावा डफ के अलावा नेकल, ये सभी जो नृत्य है आपका पंजाब से संबंधित है, तो इस बात को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार बौद्धों की जो जनसंख्या जो प्रतिशत है आपका कितना है? पिछले शिफ्टों में दोस्तों आपसे पूछा गया था जैन धर्म का आपका जनसंख्या प्रतिशत, तो उसमें ही हमने आपको सभी आपके जो ये क्या थे सभी जो समुदाय थे जैसा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का परसेंटेज जो कि हमने आपको बताया था। आज भी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले तो बौद्धों की जो जनसंख्या का जो प्रतिशत है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में वो दोस्तों आपका 0.7% है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2011 के जनगणना की बात करते हैं तो टोटल 121.09 करोड़ आपका क्या है? जनसंख्या है पूरे भारत में, जिसमें से आपका 96.63 करोड़ आपका क्या है? हिंदू है, जो कि परसेंटेज में आपका 79.8% आपका रखता है। मुस्लिम की बात करेंगे तो 17.22 करोड़ आपका मुस्लिम की जनसंख्या है, जो परसेंटेज की बात करेंगे तो आपका 14.2% आपका रखता है। ईसाई की बात करेंगे तो 2.78 करोड़ है और परसेंटेज में बात करेंगे तो 2.3% आपका जनसंख्या ईसाई रखता है। सिख की बात करेंगे तो सिख की जनसंख्या आपका 2.08 करोड़ है और वहीं प्रतिशत की बात करेंगे तो प्रतिशत में जो जनसंख्या है आपका 1.7 है। बौद्ध आपका 0.7% है, जैन आपका 0.4% है। अन्य धर्म की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 0.7 है और जो धर्म नहीं बताए थे उनका जो परसेंटेज है वो आपका 0.2% है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, तो ASO एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लाडली जो बहना योजना है आपका किस राज्य से संबंधित है? तो लाडली जो बहना योजना है दोस्तों आपका ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में वो दोस्तों आपके शिवराज सिंह चौहान है। जैसा कि आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपडेट भी कीजिएगा। लेकिन अभी वर्तमान समय की बात करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान ही आपके वहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, वो हाल ही में राज्यों में आर्थिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह प्रदान करने के लिए लाडली बहना योजना है जो कि शुरू किया था। ठीक है, शुरू तो किया था 1000 रुपये से, लेकिन चुनाव है, चुनाव को देखते हुए इसका जो राशि है आपका बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा? अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, 5 साल में इस योजना पर आपका 60,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लाडली बहना योजना से लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर सभी और के निम्न मध्यम और की गरीब महिलाओं को लाभ मिलेगा। ठीक है,
अभी कल परसों ही आपका 21 वर्ष से ऊपर अविवाहित महिलाओं को भी इस योजना का लाभ है जो कि मिलेगा। ठीक है, ये आपका अपडेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो आपका कब से कब तक था। तो हमने आपको दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों के सभी जो महत्वपूर्ण शासक थे उनसे संबंधित सभी आपके क्या थे समय काल थे, कब से कब कार्यकाल था उनका, वो सभी हमने आपको बताया था विस्तार पूर्वक। तो उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अभी हम लोग सिर्फ गुलाम वंश के शासकों को देखेंगे क्योंकि इल्तुतमिश है जो कि आपका गुलाम वंश का ही शासक था। तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल था आपका 1211 ईस्वी से आपका 1236 तक, कहीं कहीं आपका 1210 भी लिखा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन 1211 से 1236 ईस्वी तक आपका इल्तुतमिश का शासनकाल था। इल्तुतमिश की बात करेंगे तो ये था कौन। ठीक है, तो आपको मालूम होगा 1206 ईस्वी में आपका गुलाम वंश का स्थापना होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद तुर्कों द्वारा भारत के विजित क्षेत्रों पर तुर्की शासन की स्थापना हुई थी और इस क्षेत्र का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 1206 में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि इस वंश का स्थापना करता है। 1290 तक की जो वंश है आपका गुलाम वंश, जिसे कि मामलुक वंश भी कहा जाता है, वो आपका रहता है। इसके बाद आपका खिलजी वंश आता है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा किए थे, तो उसके बारे में अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर गाना का आवाज़ भी आ रहा है, कॉपीराइट क्लेम का इशू भी है। ठीक है, ये आपकी जो वीडियो है बहुत ही परेशानी से दे रहे हैं क्योंकि आपका गाना आता है तो कॉपीराइट का इशू भी आता है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मामलुक वंश की बात करेंगे तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक इसका स्थापना करता है। 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपका आराम शाह आता है। आराम शाह आपका 1210 से 1211 और इसके बाद आपका आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आपका 1211 से 1236 ईस्वी तक शासनकाल करता है। इसके बाद आपको याद रखना है रजिया सुल्तान को, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहता है। यह मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका भी थी, इस बात को भी याद रखिएगा रजिया सुल्तान के बारे में। 1236 में शासन की गद्दी पर बैठती है। 1240 में इनका जो कि मृत्यु हो जाता है कैथल हरियाणा में। ठीक है, तो समाधि भी आपका वहीं पर है। इसके अलावा बलबन को याद रख लीजिएगा, गयासुद्दीन बलबन को, इसका शासनकाल था आपका 1265 से 1287 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद आपका गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था आपका क्यूमर्स था, जिसका शासनकाल 1290 तक की था। 1290 में इस जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा क्यूमर्स का हत्या कर दिया जाता है। इस वंश का स्थापना जो था आपका खात्मा हो जाता है। इसके बाद खिलजी वंश का स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय आय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय निकालने का जो फॉर्मूला होता है C+G+I+X-F-D। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला था। यहाँ पर जो C होता है आपका डिनोट द कंजप्शन बताता है, G आपका डिनोट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, I डिनोट द इन्वेस्टमेंट एंड X डिनोट द नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, आपका F डिनोट द नेशनल रेसिडेंट फॉरेन प्रोडक्शन एंड D डिनोट द नॉन नेशनल रेसिडेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या था राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो आपका आखिरकार है कितना। तब लिंगानुपात को देखने से पहले आपको ये समझना होगा कि लिंगानुपात आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात दोस्तों आपका परिभाषा जो होता है वो आपका होता है कि 1000। ठीक है, 1000 आपका पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है। ठीक है, 1000 पुरुष पर आपका महिलाओं की संख्या कितना है, यही दोस्तों आपका लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, तो मान के चलिएगा कि आपके राज्य में या आपके क्षेत्र में जिस क्षेत्र से आप निवास कर रहे हैं वहाँ का लिंगानुपात आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको 1000 पुरुष पर, ठीक है, 1000 पुरुष पर आपका 1000 महिलाएं कितनी है, ऐसे आप लोग घर पर भी निकाल सकते हैं, घर पर आपकी महिलाएं कितनी हैं और घर पर आपके पुरुष कितनी हैं। ठीक है, तो वो दोस्तों आपका घर का लिंगानुपात हो जाएगा। मान के चलिए कि आपका जो घर का जो आपका क्या है पुरुष की संख्या आपका 5 है और महिलाओं की संख्या आपका 4 है, तो ये आपका लिंगानुपात 4 हो जाएगा, लेकिन 5 पुरुष पर, या आपका जो लिंगानुपात निकलता है 1000 पुरुष पर निकलता है। इस बात को बस याद रखिएगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो भारत का जो लिंगानुपात है वो दोस्तों आपका 943 है। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में भारत का जो लिंगानुपात है सबसे कम किस राज्य में है, तो दोस्तों आपका हरियाणा का है, वहाँ का लिंगानुपात 889 ही है। ठीक है, सबसे उच्च की बात करेंगे तो दोस्तों आपका केरल का है 1083 यहाँ का आपका लिंगानुपात है। यहाँ की महिलाओं की संख्या आपका केरल में ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात वाला संघ शासित प्रदेश की बात करेंगे तो संघ शासित प्रदेश यानी कि यूटी यूनियन टेरिटरीज, तो दोस्तों आपका दमन और दीव था, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ का लिंगानुपात आपका 618 है। और सबसे अधिक आपका जो संघ शासित प्रदेश है वो दोस्तों आपका पुडुचेरी है, वहाँ का लिंगानुपात आपका 1038 है। ठीक है, बस इतना ही आपको क्या है याद रखने की जरूरत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया है। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा से भी संबंधित आपका एक जो प्रश्न है आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो उड़िया भाषा आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2014 ईस्वी में, 20 फरवरी का वो दिन था। इसके अलावा उड़िया भाषा आपका सबसे नवीनतम आपका शास्त्रीय भाषा है। 2014 के बाद अभी तक कोई भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा है जो कि नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा शास्त्रीय भाषा वर्तमान में है कितने, तो वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की बात करेंगे तो टोटल आपका 6 है। ठीक है, उड़िया सबसे नया है, 2014 में इसे दिया गया था। मलयालम इससे पहले 2013 में दिया गया था। कन्नड़ और तेलुगु की बात करेंगे तो दोनों आपका 2008 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान हुआ था। इसके अलावा संस्कृत आपका 2005 में, तमिल की बात करेंगे तो 2004 में। तमिल की बात करेंगे तो सबसे पुराना आपका शास्त्रीय भाषा है। इसके अलावा टोटल आपके जो शास्त्रीय भाषा है आपके टोटल 6 हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया हॉर्नबिल जो त्यौहार है आपका किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो हॉर्नबिल जो त्यौहार है दोस्तों आपको पहले बता दें कि यह नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में सभी जनजाति इसमें भाग लेते हैं, तो कोई पार्टिकुलर जो जनजाति है आपका इसमें नहीं भाग लेता है या नहीं मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका शायद ये होगा कि हॉर्नबिल जो त्यौहार है आपका किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका पूर्वोत्तर भारत का नागालैंड हो जाएगा। तो जो आपका जो समय काल है वो आपका 1 से 10 दिसंबर के बीच आपका ये त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहारों का त्यौहार है जो कि इसे कहा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपका और भी पूर्वोत्तर भारत के या कुछ राज्यों के त्यौहार के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का जो त्यौहार है आपका भरतश्यामन है। ठीक है, इसका अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो लोसार फेस्टिवल है। असम की बात करेंगे तो बोहाग बिहू है। बिहार की बात करेंगे तो छठ पूजा है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो बस्तर दशहरा आपका छत्तीसगढ़ में। गोवा की बात करेंगे तो कार्निवल महोत्सव। गुजरात की बात करेंगे तो जन्माष्टमी। हरियाणा की बात करेंगे तो गुग्गा नवमी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो गुच्ची उत्सव। झारखंड की बात करेंगे तो कर्मा फेस्टिवल। कर्नाटक की बात करेंगे तो उगाड़ी और केरल की बात करेंगे तो ओणम। ये सभी त्यौहार आपके लिए इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बाली जो यात्रा महोत्सव है आपका किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो बाली जो यात्रा महोत्सव है वो दोस्तों आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच में मनाया जाता है। ऑप्शन में भी आपका अक्टूबर से नवंबर दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। बाली यात्रा महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जो कि उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास की याद दिलाता है जो कि पूरे राज्य में मनाया जाता है। ऐतिहासिक शहर कटक में कार्तिक के महीने में पूर्णिमा के दिन यानी अक्टूबर नवंबर के दिन ये शुरू होकर 1 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रमों आयोजन में से एक है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ये जो आपके पूछा गया था कि बाली महोत्सव कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो कि आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपसे माफ़ी चाहते हैं, इतना ही प्रश्न अभी तक मिला है और गाना भी बज रहा है। ठीक है, तो हो सकेगा तो हमें जितने भी प्रश्न और प्राप्त होंगे इस वीडियो के बाद जो भी लोग कमेंट करेंगे उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं या आपका एग्जाम टीसीएस ही करवाता है, एसएससी का भी एग्जाम आपका टीसीएस ही करवाता है। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल जो आपके एग्जाम कंडक्ट हुए थे 2023 में 39 शिफ्टों में, एमटीएस का 2022 का 57 शिफ्टों में, सीएचएसएल 2022 का 36 शिफ्टों में, सीएचएसएल 2023 आपका 39 शिफ्टों में और एमटीएस 2023 आपका 27 शिफ्टों में भी हाल ही में कंडक्ट हुआ है। उन सभी का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 69 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ का सबसे बड़ा जो खास बात है वो आपका सभी प्रश्नों के साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स आएंगे। इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स करने का मतलब है, मान लीजिए कि अभी आपका जो प्रश्न पूछा गया है कि आपका ये बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो बारदोली सत्याग्रह तो आपका बात रहेगा ही रहेगा, साथ में और भी जितने सत्याग्रह हुए हैं आपके भारतीय इतिहास में उनके नेतृत्वकर्ता का नाम रहेगा। ठीक है, तो फालतू एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सभी एसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है, साथ में जो टीसीएस एग्जाम कराता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके इसमें शामिल रहेंगे। लेने के लिए दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा, जो ये पीडीएफ है आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा डीडीए जैसे जुड़े हर पल अपडेट के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।